नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज से हम यहाँ पर एक नई सीरीज को लेकर आए हैं जिसका नाम है आई दृष्टि। जो करंट अफेयर्स की बुक है घटना चक्र की, उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसी में एड ऑन करना चाहती हूँ। जो बच्चे जानते हैं, नए हैं, अगर जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, जो आई दृष्टि की जो ये किताब है जिसमें 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं वो भी संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर सुबह आपको 10 बजे सारे एमसीक्यूज वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो चाहें तो पहले इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद वो लगा लीजिए, या जैसे आपको उचित लगे आप कर सकते हो। तो उसकी प्लेलिस्ट भी वहाँ पर डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर्स 1 ईयर का जो यूपीपीएससी के लिए हमने आई दृष्टि का डाला हुआ है, उसका लोगो भी थंबनेल बना हुआ है। क्लियर है? ये जो क्लासेस हैं डेली शाम को एज यू कैन सी कि 5 बजे ये उपलब्ध हो जाएंगी आपको। कहाँ पर? संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अगर हम आज बात करें तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखेंगे पार्ट 1 को, यानी कि कुछ हिस्सा हम इसका कल देखेंगे, यानी कि पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 के अंतर्गत आपका पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य कवर हो जाएगा। लॉन्ग वीडियो ना लाने का बहुत बड़ा कारण था क्योंकि आज मुझे ये जानना है, आज एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, ये देखना है कि बहुत लंबी वीडियो क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज मैं लगभग 1 घंटे के करीब ही इस वीडियो को बनाऊंगी। फिर अगर आपकी प्रतिक्रिया सही रही या आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला कि नहीं मैम हम 2-2.5 घंटे की वीडियोस को भी देख लेंगे, तो मैं उसको भी कन्वर्ट कर दूंगी, उसको भी क्लियर जो है क्रिएट कर दूंगी, जैसे आगे जैसे अंतर्राष्ट्रीय आएगा या इस प्रकार से, या फिर लास्ट में संडे को कंपाइलेशन के साथ, या एग्जाम आने वाला होगा उससे 1 हफ्ते पहले कंपाइलेशन के साथ इसको डाल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं, तो आपका बेसिकली लेक्चर 1 होगा यहाँ, ठीक है। यानी कि इस किताब के लिए अगर सही टैगलाइन हो तो क्या कह सकते हैं कि तेज नज़र सही दृष्टि करंट अफेयर्स की सबसे श्रेष्ठ बुक मानी जाती है। क्योंकि अगर आप यूपीपीएससी का प्री देते होंगे तो या आपने दिया होगा, या अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, या आपने किसी के मुंह से सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि प्री में अगर करंट अफेयर्स देखे तो कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हमेशा ऑन एन एवरेज वेटेज रहता है। कभी कभी ये 35 से 38 भी पहुंच जाता है। और आने धीरे धीरे जैसे नया पैटर्न बदल रहा है यूपीपीएससी का क्वेश्चन की प्रकृति को चेंज करते हुए करंट अफेयर्स में, उसमें इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से आपके मतलब मैं बहुत अतिशयोक्ति ना होगी अगर कहूंगी कि कम से कम 80 से 90% आपके क्वेश्चन यहाँ से फंसते ही फंसते हैं। दैट्स माय प्रॉमिस, है ना। तो इसको करिए, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, उन बच्चों को मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ये प्रोग्राम शाम को 5 बजे आता है, फिर इसी प्रोग्राम से संबंधित जो एमसीक्यू है वो सुबह 10 बजे आते हैं। फिर इसके बाद रात को 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स जैसे द हिंदू, दैनिक जागरण हो गया, या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईवी हो गया, गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम वहाँ पर करंट अफेयर्स के स्टैटिक पोर्शन के साथ कवर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस। वहीं हम जो यूपीएससी का सिलेबस उसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के साथ हर टॉपिक को कनेक्ट करके बताते हैं कि किस प्रकार से इस टॉपिक को पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सिलेबस के इस पोर्शन में कवर किया जा सकता है। उसको रात को 8 बजे लाइव मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पर ज़रूर आइएगा, ठीक है। ये इंस्टाग्राम हैंडल है संकल्प से सफलता अपडेट, इसको फॉलो कर लीजिए। सारे करंट अफेयर अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ उसके पीडीएफ, चाहे दैनिक जागरण चाहे द हिंदू, उसके पीडीएफ या मेरे द्वारा पढ़ाई गई किसी भी वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि अब मैं ये लेक्चर पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसे कल या फिर परसों एक साथ जब दोनों लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के, तो उसका पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगी। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। स्पष्ट है? चले हम आगे पढ़े। समझ आ रहा है यहाँ पर? देखिए स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना है, मैं इसको कर दूंगी, ठीक है, इसको ठीक कर दूंगी। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि आपको स्पष्ट दिख रहा है ना यहाँ पर? ओके, देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि आप इसको क्या है कि समझ सके, है ना, समझ सके। क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो लग नहीं रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी इसकी, बट स्टिल नहीं लगेगी ना इसकी ज़रूरत। मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा, शायद मेरे ख्याल से दिख रहा होगा ये, है ना, दिख रहा है ना ये। इसका जूम इन का सिस्टम भी नहीं समझ आता है कभी कभी तो मुझे। चलिए छोड़िए, हम इसको पढ़ते हैं। तो अगर जिसने अभी तक ये किताब नहीं खरीदी है,
इस किताब को ज़रूर खरीद लें और घोट के पी लीजिए अगर यूपीपीएससी का प्री अगर आप जेन्युइनली निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, इससे बहुत समय इसमें ज़ाया हो जाता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या है, इसको बस समझिए और अपनी बुक में टिक राइट करते रहिए मेरे साथ साथ। इसमें क्या समझना है कि जैसे भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है बहुत चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि अभी इनका जो है चयन हुआ है, अभी इनका जो है चयन हुआ है, जिस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, जिस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो ठीक है, इसी को हमें यहाँ पर समझना है और कौन इसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको समझना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का अगर हम देखें, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि किसको चुना गया है, तो आप एज यू कैन सी कि किसको चुना गया है, श्री सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का पद जो है यहाँ पर संभाल लिया है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रक्रिया को समझना कि आखिरकार उपराष्ट्रपति को चयन करने की, चयनित होने की प्रक्रिया क्या है। देखिए दो अपोजिशन एक पार्टी से जिसमें एनडीए की सरकार से देखेंगे उम्मीदवार थे जिनका नाम था सीपी राधाकृष्णन, जो देश के अब 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। वहीं विपक्ष में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वो वी सुदर्शन रेड्डी थे, जिन्होंने इन्होंने जिनको हराया है। ठीक है, तो अगर आप देखिए उपराष्ट्रपति के देखिए परिणामों में तो सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वोट मिले हैं, जबकि सुदर्शन को 300 वोट मिले हैं, सुदर्शन जी को। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर याद रखना है। जो चीज़ देखिए हाईलाइट की गई है, माफ़ी चाहती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बस उस पर ध्यान देना है। वहीं आप देखेंगे फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के कौन जो हमारे राष्ट्रपति अब चयनित हुए हैं, जिनका नाम है राधाकृष्णन, उनके बारे में बताया जा रहा है। 2023 से 2024 जुलाई तक झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा भी कुछ कार्यभार संभाले, जैसे कि तेलंगाना और पुडुचेरी के भी राज्यपाल का पद इन्होंने संभाला है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने झारखंड का राज्यपाल के पद पे रहे। इसके अलावा अतिरिक्त कार्यभार अगर इनका देखा जाए तो उसके अंतर्गत तेलंगाना और पुडुचेरी के भी राज्यपाल का पद इन्होंने संभाला है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो मैटर दिया गया उसके साथ साथ भी मैंने चीज़ें एड ऑन की हैं ताकि आप उसको बेहतर समझ सकें। और उस क्या है ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स में हमेशा स्टैटिक पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हमें यहाँ पर समझना होगा। यानी कि राज्यपाल क्या है, यहाँ पर हमने देखा प्रथम वरीयता वो जो वोट इनको मिले 452 मिले हुए हैं। इसी के साथ राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल भी ये रहे हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद क्या है, देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो सेकंड है, यानी कि पहली कौन सी है, प्रेसिडेंट की है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पहले उच्चतम संवैधानिक पद है, जबकि दूसरे आपके वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। इनका कार्यकाल देखिए तो 5 वर्ष का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पद से हटाने की भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इधर ले चलती हूँ जहाँ पर मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर देखें तो आर्टिकल्स को समझिए, क्योंकि देखिए आपको ये तो पता चल गया भाई ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं ये उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया समझिए, क्योंकि प्रक्रिया से ही प्रश्न आएंगे। और इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल संकल्प से सफलता के यूट्यूब में जाइएगा, वहाँ पर शॉर्ट सीरीज के अंतर्गत मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इवन आप देखेंगे घटना चक्र के जो PYQ है उन सबको मैंने उपराष्ट्रपति के संबंधित बताया। मैं उसका लिंक भी इसमें शेयर कर दूंगी, तो रिवीजन के तौर पे जरूर करना, क्योंकि इस बार एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है। आर्टिकल 66 अगर बात करें तो पूरी चुनाव प्रक्रिया उपराष्ट्रपति से संबंधित इसमें दी गई है। आर्टिकल 67 उनके कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल 68 रिक्ति भरना, यानी कि अगर वो जगह स्पेस खाली हो गया है और वाइस प्रेसिडेंट का तो उसके भरने की पूरी प्रक्रिया है। आर्टिकल 69 उनके ओथ की बात करता है, शपथ के। आर्टिकल 70 कार्यवाहक प्रावधान के रूप में इनके कुछ कार्यवाहन मतलब कार्यवाहक के रूप में देखेंगे प्रेसिडेंट जब नहीं है उनकी अनुपस्थिति में, या फिर ये राज्यपाल के पद पर ये किस प्रकार से कार्यभार को संभालेंगे, उनके प्रोविजंस की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, जैसे इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो केवल संसद दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य के रूप में इनको चुना जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, मतदान प्रणाली देखें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा इनका मतदान प्रणाली के अंतर्गत इनकी चयन का देखा गया है। बारे में पद देखें तो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ये कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या मृत्यु पर इन
ये अब उनका कार्यभार संभालते हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, जब मैंने उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने पूछा था कि जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद पर सभापति पदेन उस वक्त होते हैं, कार्यभार संभालते हैं, तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है, अगर वेतन मिलता है, वो किसके लिए मिलता है? राज्यसभा के जो आप देखेंगे सभापति, राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है, या फिर किसके लिए मिलता है, या फिर उपराष्ट्रपति के लिए मिलता है? तो वो आप मुझे थोड़ा सा चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं उसको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या है यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने एक समय पे यहाँ पर भी ये कार्यभार संभाला है। 5 वर्ष की अवधि के लिए इनका ये दूसरा संवैधानिक पद होता है, हमने अभी समझा। ठीक है, इनको पद से हटाने की कुछ प्रक्रिया है, उसको हमने वहाँ पर देखा। लेकिन अगर इनको हटाने की प्रक्रिया को अगर अमली जामा पहनाना है, तो कम से कम 14 दिन पहले इनको किसको इस प्रयोजनार्थ को संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जब कम से कम 14 दिन पहले इसकी जो है सूचना दी गई हो। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही चीज़ समझाई है कि जब सभापति जो है, इसके लिए इनको जो है वेतन मिलता है जब ये उसको कार्यभार को संभालते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति के लिए मिलता है। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर इसके बाद अगर इनकी चुनाव की प्रक्रिया देखें, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, तो अगर हम देखेंगे भारतीय संविधान में आर्टिकल 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो उपराष्ट्रपति है, उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस चुनाव प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के संचालन का जो अधीक्षण है, निर्देशन है, वो कौन संभालेगा, कंट्रोल कौन करेगा, इस पूरी प्रक्रिया को, चुनाव को, उनके चयन को कौन करेगा? भारत निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या समझा, भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ये सारी चीजें होती है। तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग यहाँ पर आप कह रहे हैं, भारत का निर्वाचन आयोग की जो यहाँ पर बात की जा रही है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी हो जाता है। उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल बड़ा चर्चा में, जैसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, उसमें भी बिहार इलेक्शन और इन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। काफ़ी चर्चा में जो है भारत का निर्वाचन आयोग यहाँ पर है। अगर रिसेंट में यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग किसको चुना गया है, तो उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो उनका भी नाम देख लीजिएगा एक बार से, करंट अफेयर्स में एक बार जब आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें बस इतना देख लीजिएगा, इनकी प्रक्रिया देख लीजिएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग का जो पूरा प्रक्रिया है, कैसे चयनित होती, कैसे काम करती है, उन सबको थोड़ा सा जो है बेसिक में जाके देखना है आपको। इसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन के अंदर ही किया जाना होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं इनकी कुछ योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति के रूप में, जैसे निर्वाचित होने के लिए जो खड़े हैं, उनके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जो व्यक्ति नामांकन के लिए दिया गया, जो व्यक्ति कैंडिडेट है, जैसे किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावक के रूप में, कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर निर्वाचित होना है किसी को उपराष्ट्रपति, तो क्या क्राइटेरिया, क्या चीज़ें हैं जो उनको फुलफिल करनी चाहिए। जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने में अहरित हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। अब हमने क्या देखा कि सिर्फ करंट अफेयर्स में सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बने, ना केवल वो कितने वोटों से जीते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने कार्यभार संभाला है, उसके साथ साथ उसका बेसिक को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और जिस जिस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, बस उसी को आपको समझना है। तो यहाँ पर चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, क्योंकि ब्लर तो नहीं हो रहा है। अगर ब्लर हो रहा होगा तो कुछ और ऑप्शन कल देखा जाएगा, फिर हम कुछ और बेहतर तरीके से करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते, वैसे आपके लक्ष्मीकांत में दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट की ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें इसको एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेना चाहती हूँ। ठीक है, इस बार देखिए होगा कि नहीं, नहीं हो रहा है ना ये, आई थिंक नहीं होगा शायद। अच्छा, इसको ना एक ऐसे देखते हैं कि अगर ये ऐसे होता है तो एक बार इसको एक बार ट्राई कर लूँ। जैसे कि हम यहाँ पर इस पेज पर थे, हम इस पेज पर थे। ठीक है, ठीक है, हम इस पेज पर थे। ऐसे आपको क्लियर दिख रहा है बच्चों? देखिए ऐसे आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन पूरी स्क्रीन का जो एक वो है ना मकसद, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा बेसिकली, है ना। एक पूरी स्क्रीन का जो मकसद है ना, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, है ना। देखिए ऐसे हो रहा है ना, ऐसे दिख रहा है आपको? चलिए हम ऐसे पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट दिखे तो सही, मकसद तो पूरा हो, एटलीस्ट दिखे तो सही, पता चले हम पढ़ रहे हैं और हमारा मकसद भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो क्लियर दिख नहीं रहा है। चलो यहाँ पर देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जो अभी आया है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए मैंने भी किस तरह से सारा आपको पढ़ने के बाद ही इस तरीके से सारी चीज़ें जो है कवर करा रही हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं है कि
सिर्फ हवाबाजी है। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ इसी तरीके से आपको सारा कराया था, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर 2019 में सबसे पहले आप देखेंगे वन एवं जलवायु परिवर्तन जो है मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये एक रही एक अलग बात, कभी कभी हमसे मतलब पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद इस बार जो रिपोर्ट आई है वो 9 सितंबर 2025 को आई है, जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के परिणामों की घोषणा की गई है। यानी कि इसमें बताया जाएगा भाई कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है 130 शहरों को इसमें लक्षित किया गया था, और किस किस ने इस जो है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में अपना नाम दर्ज किया, या बेहतर परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताती हूँ आपको इसी के साथ। 2024 में अगर आप देखेंगे, 2024 में जब आपकी रिपोर्ट आई थी वो भी आप देखेंगे कब आई थी, 7 सितंबर को आई थी, ठीक है। तो इस बार अब ध्यान, मैं क्या कहने का मतलब है, इस बार कब आई है, 9 सितंबर 2025 को आई है। 2024 में 7 सितंबर को आई थी। अगर हम हर साल 7 सितंबर को देखें तो क्या मनाया जाता है, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। लेकिन ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, उस दिन मनाया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली 7 तारीख को वहाँ पर रिपोर्ट आ गई थी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हर बार हो सकता है 7 तारीख को, क्योंकि उस दिन पर्टिकुलर कार्यक्रम होता है जिसकी वजह से आई है। नहीं, वो अचानक की बात थी। और इस बार अगर हम देखें तो 9 सितंबर 2025 को ये जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट या परिणामों की घोषणा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जिसमें हम थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, ठीक है, जूम इन करते हैं हम थोड़ा सा। अब क्लियर दिख रहा है इस पे, ठीक है। इसको हम ऊपर कर देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कई श्रेणियों को जो है इसमें लाया जाता है। 3 श्रेणियां अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इसमें लाई जाती हैं 3 श्रेणियां, और वो जनसंख्या के आधार पर उनको डिवीजन किया जाता है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उनको डिवीजन किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे लास्ट ईयर आप देखेंगे कि नंबर 1 रैंक पे आपका इंदौर भी था और आपका गुजरात भी था। हाँ माफी चाहती हूँ, क्या था, सूरत था, हाँ गुजरात, एग्जैक्टली सूरत था। तो देखिए मैंने पिछली बार वाली जो मैगजीन है ना उसको भी रखा था, और इसमें देखेंगे पहले ही पेज पे ये था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको मैं समझाती हूँ, आपको पढ़ना नहीं है उठा के 2024 वाली, बस मैं बता रही हूँ कि श्रेणी 1 के अंतर्गत कौन कौन से जो है क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत राज्य आते हैं। जैसे श्रेणी 1 कहता है कि 10 लाख से ज्यादा जहाँ पर जनसंख्या रहती है उसके अंतर्गत कौन कौन से शहर और शहर के राज्य कौन कौन से, जिसके अंतर्गत कौन कौन से शहर है। श्रेणी 2 के अंदर 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या आती है। श्रेणी 3 के अंतर्गत 3 लाख से कम जनसंख्या आती है। अब हमें ये देखना है कि जो ओवरऑल नेशनल लेवल पर जो ये सर्वे आया है जिसका परिणाम देखने को मिला है, इसमें एक तो टॉप 3 देखना है, ठीक है, हर श्रेणी में टॉप 1 देखना है, टॉप 3 देखना है। इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि यूपी का इसमें कोई रोल है कि नहीं, यूपी का उसमें कोई, यानी कि यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई नाम है कि नहीं, तो उसको देखना है, ठीक है। जैसे पहले नंबर पर इस बार इंदौर रही है, जबकि आप देखेंगे लास्ट ईयर सूरत भी फर्स्ट नंबर पे था, इस बार इंदौर ही है जो कि मध्य प्रदेश से है। इसका दूसरे नंबर पर जबलपुर है। अगर हम स्पेसिफिकली श्रेणी 1 में यूपी की बात करें कि यूपी ने कोई अपना दावेदारी की है कि नहीं की है, तो यूपी देखेंगे कि आगरा ने 3rd पोजीशन पर आगरा दिखाई देता है, यूपी क्रमशः, और गुजरात भी इसमें है। तो यूपी अगर पूछा जाए, यूपी और गुजरात का जो सूरत है वो 3rd पोजीशन पर है, लेकिन और इंदौर अभी आपका 1st पोजीशन पे देखने को मिलता है। किसमें, श्रेणी 1 के अंतर्गत। श्रेणी 2 के अंतर्गत में भी अगर हम यूपी की बात करें तो मुरादाबाद और झांसी आपका दोनों श्रेणी 2 में 2 पोजीशन पर दिखाया था। 1st पोजीशन श्रेणी 1 में 3rd पोजीशन पर, श्रेणी 2 में 2 पोजीशन पर यूपी है। श्रेणी 3 में आप देखेंगे किसी भी पोजीशन पर यूपी नहीं है, लेकिन अगर श्रेणी 3 में देखें तो पहले नंबर पर देवास है। तो श्रेणी 1 में पहले नंबर पर इंदौर है, श्रेणी 1 में तीसरे नंबर पर आगरा है आपका। क्यों, क्योंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। श्रेणी 2 जिसके अंदर 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या, उसके अंतर्गत पहले नंबर पर अमरावती है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद और झांसी है, और श्रेणी 3 में आपका देवास है जो कि एमपी से है। तो एमपी के कई सारे आप देखेंगे कि जो शहर है वो उसमें दिखाई देंगे। ये तो रही विभिन्न श्रेणियों के शीर्ष 3 शहरों की बात की जा रही है। अब यहाँ पर हम यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यूपी की क्या कंडीशन है इसके अंतर्गत, उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि यूपी की कंडीशन क्या है। तो यूपी के जो शहर हैं उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि देखेंगे श्रेणी 1, श्रेणी 1 क्या, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। श्रेणी 2 क्या, जहाँ पर 3 से 10 लाख तक के बीच की जनसंख्या रहती है। ऐसी श्रेणी 3 को भी हम ऊपर देखेंगे। तो श्रेणी 1 के अंतर्गत अगर यूपी में हम देखें कौन कौन से शहर हैं जिनका
रैंक इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कि हमें ध्यान रखना है आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, ठीक है। तो ये शहर है। इसके बाद श्रेणी 2 जिसमें देखेंगे 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या रहती है, तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत मुरादाबाद, झांसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, बरेली और नोएडा। तो यानी कि आप इसके अंतर्गत देखेंगे कि आगरा भी जो है श्रेणी 1 में तीसरी रैंक प्राप्त है, पहली रैंक प्राप्त नहीं है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर दूसरी रैंक हम देखें श्रेणी 2 के अंतर्गत तो 2 है, मुरादाबाद और झांसी है, ठीक है। इससे हर बार प्रश्न आते हैं, तो इसको जरूर ध्यान से कर लेना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर श्रेणी 3 हमारा रह गया है। श्रेणी 3 को थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे श्रेणी 3 किसकी बात कर रहे हैं, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना श्रेणी 3 की, तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि अनपरा, अनपरा पहला याद रखिएगा, ये 5वीं रैंक इसने प्राप्त की है यूपी में, किसमें, श्रेणी 3 के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर बस इतना याद रखना है। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। जब बुक के साथ खोल के अगर आप पढ़ेंगे तब आप बेहतर समझ पाएंगे, नहीं भी है तो पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगी इसका, जो भी मैंने कंटेंट बना यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर NIRF, नेक्स्ट टॉपिक आपका NIRF यानी कि इंडिया रैंकिंग्स 2025। ये NIRF आपका क्या है, इसमें देखेंगे कैसे बदलाव आए हैं, कितनी नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं, जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पर अब देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा के दौर में जो रैंकिंग कैसे फ्रेमवर्क किया जाता है रैंकिंग देकर, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर कह रहा है ये इंडिया रैंकिंग का 10वां संस्करण है, ठीक है। यानी कि 9वां संस्करण लास्ट ईयर आया होगा, तभी आज ये 10वां संस्करण है। 10वां संस्करण होने की वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती है इस समय पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, कह रहे हैं कि जो 10वां संस्करण हमारा 2025 में जो आया है, ठीक है, 2025 में जो 10वां संस्करण आया किसका, NIRF का, उसमें 9 श्रेणियां हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है कि लास्ट ईयर कुछ श्रेणियां होंगी, तो अब ध्यान देना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये कि 2024 में आप देखेंगे 2024 में टोटल NIRF के अंतर्गत 5 श्रेणियां थी, ठीक है, 5 कैटेगरीज थी, लेकिन उसमें 3 कैटेगरीज को और जोड़ दिया गया, 3 कैटेगरीज को और जोड़ दिया गया। वो 3 कैटेगरीज भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी थी। तो वो 3 कैटेगरीज जोड़ दिया गया, जिसका नाम था स्टेट, देखेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी। तो 2024 में 5 श्रेणियों के साथ जो 3 श्रेणियां जोड़ी गई जिनका नाम मैंने बताया, तो टोटल मिला के 2024 में कितनी श्रेणियां हो गई, 8, यानी कि 8 श्रेणियों को इसके अंदर, कैटेगरीज को इसके अंदर लाया गया। अब इस बार एक और श्रेणी जोड़ दी गई, यानी कि +1 हो गया है, +1 = 9, यानी कि अब टोटल 9 श्रेणी इसके अंतर्गत है। यानी कि 10वां संस्करण जो NIRF का आया है उसमें 9 श्रेणियां जो है इसके अंतर्गत है, और 9वीं जो श्रेणी जोड़ी गई है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे उनको पता होगा इस पर मैं कितना जोर देती हूँ, क्योंकि इस प्रकार के गोल्स को अचीव करना अपने आप में वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति या उसकी जो छवि है बहुत सुधारेगा। न केवल भारत की वैश्विक स्तर पर इन सारे गोल्स को अचीव करने का जो टारगेट दिया गया है 2030 का है, इसीलिए मैं कहती हूँ करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, तो अचानक से प्रेशर नहीं बढ़ता, ठीक है। आपको क्या समझ आया कि 2025 में 9 कैटेगरीज को 10वें संस्करण में इसके द्वारा जोड़ा गया है। अगर मैं बात करूं इसकी कि भाई ये NIRF आया कब, क्योंकि इससे भी तो प्रश्न पूछ सकता है कि आया कब, तो देखेंगे उन डेट्स बहुत अच्छे से याद करनी, क्योंकि डेट्स में वो हेरा फेरी एग्जाम्स में होता है। 29 सितंबर 2015 को इसकी जो है शुरुआत की गई थी, लेकिन अगर ये कार्यरत जो है, कार्य कब इसको जारी किया गया पहला संस्करण इसका, वो 2016 में जारी किया। 2016 से 2025 तक अलग अलग जो है देखेंगे इस तरह की चीजें आई हैं। तो 10वां संस्करण इस टाइम दिया गया। 10वें संस्करण में 8 श्रेणियां थी, जिसमें 1 श्रेणी को एक और एड ऑन किया गया, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सभी श्रेणी है, कैटेगरीज, उसमें लगातार 7वें वर्ष यानी कि 2019 से 25 के बीच में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ इसके अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला स्थान जो है किसको प्राप्त हुआ, यानी कि लगातार 7 ईयर से 2019 से कॉन्टिन्यूसली, अगर ओवरऑल यानी कि ये सारी कैटेगरीज को फुलफिल करने में आप देखेंगे कौन नंबर 1 पे है, 7 वर्ष से जो लगातार है वो है किस श्रेणी में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है मद्रास, इसके अंतर्गत आता है। वही अगर हम IT की अभियांत्रिकी के संदर्भ में देखें, यानी कि
हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अगर अभियांत्रिकी के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर देखते हैं, तो भी आप देखेंगे कि लगातार 10वें वर्ष से कॉन्टिन्यूस 10 ईयर से प्रथम स्थान पर कौन बना हुआ है यहाँ पर? आपका आईआईटी मद्रास बना हुआ है, ठीक है? आईआईटी मद्रास बना हुआ है, यही चीज़ आपको बता रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय की श्रेणी में अगर हम देखें, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 10 वर्षों से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि ये तीनों जो हैं वो अपनी अपनी कैटेगरीज में कंटिन्यू 10 ईयर्स से फर्स्ट पोजीशन पर ही आ रहे हैं जब से इसको लाया गया है, ठीक है? 10 ईयर से कंटिन्यू वो इसी पोजीशन पे दिखाई देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अब ये हट जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब रफ हो जाएगा जब मैं इसको कट करूँगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम, इसीलिए मैंने ऑलरेडी इसमें कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और पढ़ने में असुविधा ना हो। इसके बाद यहाँ पर आईआईटी मद्रास इस वर्ष पहली बार शुरुआत में, अब देखिए यहाँ पर अब नया जो कैटेगरी जोड़ी गई जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कौन सी कैटेगरी? 9वीं कैटेगरी जोड़ी गई है इसमें। तो उसके अंतर्गत अब कौन आया है? क्योंकि नया जोड़ा गया कैटेगरी, लेकिन उसके अंतर्गत भी कोई है जो देखेंगे कि आईआईटी मद्रास इस वर्ष पहली बार शुरू की गई सतत विकास लक्ष्य की श्रेणी में भी शीर्ष स्थान पर है। तो आईआईटी मद्रास एक अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको हर कैटेगरीज में हमने देखा है कि 7 वर्षों से 10 वर्षों से कंटिन्यू अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है? चाहे वो अभियांत्रिकी के उसमें हो, चाहे प्रौद्योगिकी संस्थान की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय श्रेणी में हो, तो हमने इसको देखा, ठीक है? अगर शीर्ष 5 जो है संस्थान देखें ओवरऑल जितनी श्रेणियां हैं उसके अंतर्गत, तो आईआईटी मद्रास फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिलता है और भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे, इसके बाद तीसरे में आपका प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। तो आईआईटी मद्रास फर्स्ट पोजीशन पे ओवरऑल रैंकिंग में, अगर हम ओवरऑल कैटेगरीज में देखें तो आईआईटी मद्रास ही हमें देखने को मिलता है। स्पष्ट है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पिक्चर है क्या ये? नहीं नहीं, पावर पॉइंट है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं, ये स्वच्छ वायु वाला हमने कर लिया। फिर हमारा यहाँ पर देखिए, इसी इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं जिसमें हम देखेंगे इंडिया रैंकिंग में, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया जो है रैंकिंग में उत्तर प्रदेश, जैसे हमने ओवरऑल देखा, ठीक है? ओवरऑल हमने देखा, नेशनल की बात की तो वहाँ पर आईआईटी मद्रास देखा गया। अब क्यों हम यूपी को देख रहे हैं? क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंडियन रैंकिंग 2025 है उसमें उत्तर प्रदेश के जो संस्थान है वो ओवरऑल श्रेणी में कहाँ का कौन जो है अच्छा स्थान रखता है। जैसे आईआईटी कानपुर आपका रखता है, ठीक है? आईआईटी कानपुर रखता है, जो 9 श्रेणियां हैं उसकी बात करें, उन 9 श्रेणियों में सारे ओवरऑल श्रेणी के बेसिस पे यहाँ पर जो संस्थान अच्छा स्कोर किया उनकी बात कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके बाद ये दो आपको याद रखना है, कानपुर में, वाराणसी में है। और आप देखेंगे कि जो 100 रैंक है ना, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 से लेके 100 रैंकिंग के बीच में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी नाम आया है, जो कि गोरखपुर में है। तो इम्पॉर्टेंट है, एक बार इनके ना गठन देख लेना है कि ये कब कब हुए थे, क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि जैसे हिंदू विश्वविद्यालय, जो हमारा हिंदू कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में भी कहीं कहीं जो है गठन पूछ लिया गया है, उसके बारे में लास्ट ईयर में भी शायद लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया है, या फिर इनकी जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी को भी जो ईयर वाइज पूछ लिया जाता है, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। इंडिया रैंकिंग विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर प्राप्त संस्थानों में अगर हम देखें, तो जैसे आप देखेंगे कैटेगरीज वाइज, पहले तो ऑल कैटेगरीज की बात करते हैं कि सब में, जिसमें हर कैटेगरी के अंडर में एक पर्टिकुलर जो है संस्थान का नाम था। अब हर अलग अलग कैटेगरीज में देखें तो हम देखेंगे जैसे कि अब जैसे नई श्रेणी जब हम जोड़ी गई थी, जैसे नवाचार श्रेणी, ठीक है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। इसके बाद राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में जावतपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, जिसको पश्चिम बंगाल का है, इस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। जो नई 3 श्रेणियां बाद में जोड़ी गई थी 2024 में, सिर्फ उन श्रेणियों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य संस्थान श्रेणी में आईआईटी मद्रास को ही रखा गया है। क्लियर है यहाँ पर? समझ आ रहा है? अब इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे देखते हैं, जिसपे मैंने स्टार लगाया वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, उसको देख लेना है अपनी बुक के अंतर्गत, नहीं तो मैं पीडीएफ तो दूंगी, लेकिन मेरा मानना है कि बुक से पढ़िएगा और ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है? इसके बाद इंडियन रैंकिंग अलग अलग विषयों पर, मतलब जो अलग अलग सब्जेक्ट है उन पर भी तो शीर्ष स्थान प्राप्त कोई संस्थान होंगे, जैसे कि ये प्रबंधन में, फार्मेसी में, चिकित्सा में, तो इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। जैसे दंत चिकित्सा, इसमें नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो दंत चिकित्सा को थोड़ा देख लेना कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, ये दंत चिकित्सा को पहली बार जोड़ा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? आइए अब अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या है? अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है दादा भाई नौरोजी की जो 100वीं जयंती है उनके विषय में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर इस मैगजीन में आया हुआ है
है दिख रहा है? अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्पष्ट दिख रहा है, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। देखिए, दादा भाई नौरोजी की जो 200वीं जयंती की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ स्पेशलाइज़ेशन है जिसको हम समझेंगे धीरे से। और यहाँ पर जैसे देखेंगे कि अगर हम इनका जन्म देखें, शुरुआत से देखें, तो 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में हुआ था इनका जन्म। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 3 बार वर्ष 1886, 1893 और 1906 में इनके इसके जो है अध्यक्ष भी रहे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 3 बार इसके अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने, आप देखेंगे कि एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में जो है, एल्फिंस्टन कॉलेज जो कि बम्बई में, उसके प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। किसके? उसके प्रोफेसर यहाँ पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, उसके प्रोफेसर नियुक्त हुए थे और उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में, क्योंकि गुजरात से थे, आप देखेंगे इनका जो जन्म है बॉम्बे में हुआ है और इनको गुजराती आती थी, इसके सदस्य इसकी गुजराती आती थी। इसके प्रोफेसर के रूप में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी कार्य किया है। आप देखेंगे इनके कार्यों में अगर हम देखें तो किस प्रकार से इनको जो सराहा जाता है, जैसे महिला शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर रहे हैं, उनकी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने बातें की हैं और बताया है, चीज़ों को हमारे समक्ष रखा है। जैसे अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी, 1892 में क्या हुआ, सेंट्रल फिन्सबरी से ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि सेंट्रल फिन्सबरी से ये जो है, सेंट्रल फिन्सबरी से ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। और किसके द्वारा इनको टिकट मिली थी? लिबरल पार्टी के द्वारा टिकट मिली थी। किसमें चुनने के लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत चुनने के लिए। ठीक है, और इनका एक जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना है, जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका भी निकाली थी, रास गोफ्तार, तो इसको भी इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद हम देखें अगर तो 1866 में लंदन में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब यहाँ पर कई बार ऐसा मुद्दा आ जाता है कि इन्होंने जो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की थी लंदन में, तो वो किस पर्पज से थी? तो वो इस पर्पज से थी कि वहाँ के ब्रिटिशर्स लोगों को भारत की कंडीशन के बारे में बताया जाए, उनकी हालातों को, जो आर्थिक स्थितियाँ जो उनकी डिपेंडेंट हैं ब्रिटिश पर, उनके बारे में बताया जाए, लोगों को जागरूक कराया जाए, तो और उनको जो है मदद के लिए गुहार लगाई जाए एक तरीके से, ताकि वो देख सकें कि भारत का ये हिस्सा जो इस प्रकार से भारतीयों की स्थिति है, उनकी तरफ उनका रुख मोड़ने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका पर्पस ये था। ये क्लियर है? तो जब आप पढ़ेंगे बुक में तो इसको लिख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, इसके बाद ड्रेन थ्योरी के प्रमुख समर्थक में से एक थे, जिसमें ब्रिटिश द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया था। कि ड्रेन थ्योरी नहीं था, वेल ड्रेन की बात जो की गई थी, किस प्रकार से मैं आर्थिक रूप से नो से कहते सोने की चिड़िया कहलाती थी भारत। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा जो खजाना धीरे धीरे गायब होता गया, चला गया, उसका यूज़ करते रहे, बाहर उसका पलायन होता रह गया, तो कहीं ना कहीं इसको ड्रेन थ्योरी को जो है आर्थिक शोषण के रूप में इन्होंने उजागर किया। इसके बाद इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा भी दी जाती है, ग्रैंड ओल्ड मैन की भी संज्ञा दी जाती है। तो दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है। इसके बाद कहते हैं कि ये नरम दलीय भी थे। ठीक है, नरम दलीय भी थे ये। और ये पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में इस पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है आज का, उस पर चलते हैं थोड़ा सा। अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ। अब ये अंगीकार जो देखेंगे कि अभियान है, उसका शुभारंभ की बात की जा रही है। एक्चुअली इसका अगर हम उद्देश्य देखें तो क्या है, यहाँ पर क्या हुआ कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के द्वारा ये आवास योजना 2.0, यानी कि पहले एक आ चुकी होगी, जैसे जीएसटी 2.0 आप देख रहे हैं ना, वैसे जीएसटी तो पहले आ चुका है ना, लेकिन उसका दूसरा वर्जन है। वैसे एक है ये शहरी, मतलब एक समझाने के लिए, लिंक करने के लिए, इसको लिंक मत कर देना। शहरी 2.0 जो है PMAY, यानी कि प्रधानमंत्री आवास जो शहरी योजना है, यू का मतलब क्या है, अर्बन की बात कर, अर्बन 2.0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लाया गया है, अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किया गया। तो अंगीकार किससे संबंधित है हम समझ गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जन जागरूकता अभियान है एक तरीके से। इसका उद्देश्य है कि PMAY यानी कि आवास एवं शहरी योजना U 2.0 यानी कि अर्बन योजना 2.0 के तहत इस योजना को गति प्रदान करना है। ठीक है, अंगीकार क्या है, देश के
2025 में देश के लगभग 5000 से ज़्यादा जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, यूएलबीएस हैं, उसमें 4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक 2 माह की अवधि के लिए इसको चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस होगा ना भाई अंगीकार 2025 का लाने का 2.0 का। इसका उद्देश्य है कि जो हितधारक हैं उनको कम आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट योजना के बारे में उनको सूचित करना है, ताकि उस प्रकार की चीज़ों को उनका सामना ना करना पड़े। ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें ही देखते हैं। इसको चीज़ों को मैंने थोड़ा सा और ऐड ऑन किया है। ठीक है, और ऐड ऑन किया है, वो अलार्म है मेरी क्लास का। ठीक है, इसको और ऐड ऑन किया है, इसको यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि आप इसको ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर जो रेड पेन से मैंने मेंशन किया, आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा। जो पीएमएवाई है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना है, आप यहाँ पर समझना है, एक है रूरल और एक है अर्बन। तो अर्बन के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आई कब थी इसको समझना है। जैसे प्रधानमंत्री जो आपका आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन वाली है, ठीक है, अर्बन वाली है, ये आपकी 2015 25 जून को आई थी। तो पहले आपकी अर्बन वाली जो है योजना आई थी, प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका रूरल है, वो आपकी 2016 में, यानी कि बाद में आई थी 20 नवंबर को, एक साल के लगभग एक साल के बाद कुछ महीने में आपकी जो है रूरल जो है योजना, प्रधानमंत्री आवास रूरल योजना यहाँ पर लाई गई थी। स्पष्ट है यहाँ तक? यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंतर्गत यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए की, इनको 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि लोग जो है अपना शहरों में पक्का घर बना सकें और खरीदने पक्का घर बना सकें, या फिर खरीदने के लिए सरकार उन्हें 2.50 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता देगी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आवास दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा, यानी कि मनाया गया है इस उपलक्ष्य में। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर भी पीएम आवास मेला शहरी नामक एक प्रमुख कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये प्रमुख कार्यक्रम जो है 2 चरणों में होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसमें एक स्टेज इसका कंप्लीट हुआ, 1 ईयर इसका कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए अब इसका सेलिब्रेशन की बात चल रही है। तो सेलिब्रेशन 2 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज कब सेलिब्रेशन का था? 17 सितंबर से 27 सितंबर 2025, और दूसरा स्टेज क्या था सेलिब्रेशन का? 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में ये दिन होगा। तो ये आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि कब आई थी कौन सी प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन कब आई थी, रूरल योजना कब आई थी, 2.0 क्या है, इसमें कितना ऋण जो है वित्तीय सहायता सरकार मुहैया कराएगी, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर किया है। स्पष्ट है? चलिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे देश में जो है महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कुछ योजनाएं लाई गई हैं। देखिए, योजनाओं से संबंधित काफ़ी बार प्रश्न आते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। इसको मैंने निकाला तो था अपने फ़ोन में, लेकिन आई थिंक इसमें ऐड करना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, इसको समझा देती हूँ। देश में महत्वपूर्ण खनिजों का जो पुनर्चक्रण है, इसकी बात करें, यानी कि फिर से जो है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके पुनर्चक्रण के लिए यहाँ पर बात की गई। ये योजना क्या है कि ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2030 से 31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए इसको लागू किया गया है। तो पहला तो अपने आप में यही है, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं देश में द्वितीयक स्रोतों के से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए इसको, इस योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और उद्देश्य अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझें, तो इस योजना का जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2025 को इसको मंजूरी दी थी, इस मिशन को। और इसमें क्या है कि खनिजों की घरेलू क्षमता का निर्माण करना, आपूर्ति श्रृंखला से सुदृढ़ता लाना है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर हम इसको समझें, जैसे कल का या परसों का मुद्दा था द हिंदू में कि यूरेनियम को लेकर जो है मेघालय बड़ा चर्चा में बना हुआ है, कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वहाँ पर यूरेनियम का जो है निरीक्षण मतलब पाया गया है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर उसका खनन हो और मतलब उसको निकाला जाए और उसका जो है माइनिंग की जाए। तो जबकि हम अन्य देशों पर इसके लिए काफ़ी निर्भर होते हैं, इसके कारण हमारी निर्भरता भी कम होगी, क्योंकि सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ेंगे तो हमारी निर्भरता भी कम होगी। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत क्या है? आज के समय का स्वदेशी आंदोलन ही तो है एक तरीके से। स्वदेशी अपनाओ, परसों नरसों हम देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाओ के ऊपर एक बड़ी सी स्पीच दी थी, तो वो क्या था? आत्मनिर्भर भारत, माफ़ी चाहती हूँ, आत्मनिर्भर भारत पे दी थी। तो आज का समय का आत्मनिर्भर भारत इज इक्वल टू स्वदेशी भारत है।
स्वदेशी आंदोलन है। और उस समय का स्वदेशी आंदोलन मतलब आत्मनिर्भर भारत की ही तो बात कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, बस फ़र्क इतना है उसको थोड़ा-सा नाम बदल दिया गया, बात तो वही है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो घरेलू क्षमता का निर्माण की बात कर रहे हैं ताकि आपूर्ति श्रृंखला और सुदृढ़ हो सके और हमारी जो डिपेंडेंसी है उसमें कम हो सके, ठीक है? इसके अलावा इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रों की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी जो परिसंपत्तियाँ उनको हासिल करना, संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहित करना है, ठीक है? इस मिशन के तहत अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, उनके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए को प्रोत्साहन योजना भी को इसको भी मंजूरी इन्होंने दे दी है। यहाँ पर ठीक है, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है आपका मिनरल रिफॉर्म, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है माइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? इतना स्पष्ट है? आगे चलते हैं अगर थोड़ा भी इसमें रह गया है तो। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके बाद हम बात करें स्पेसिफिक टाइम, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि निर्दिष्ट समय सीमा के अंत, अब यहाँ पर क्या है देखिए, अगर जो राज्य या फिर जो देश इस प्रकार की चीज़ों को अचीव कर लेता है तो उसके लिए भी कुछ नए प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि इस योजना के तहत जो है प्रोत्साहनों में निर्दिष्ट समय सीमा यानी कि जो स्पेसिफिक टाइमलाइन दी गई है उसके अंतर्गत अगर आप उत्पादन शुरू करने के लिए संयंत्र, मशीनरी और जो उपकरण है उससे संबंधित उपयोगिता पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसके बाद सब्सिडी में जो है कमी लागू होगी, ठीक है? सब्सिडी में कमी लागू होगी, यानी कि पहले स्टार्टिंग में आपको 20% की सब्सिडी दी जाएगी अगर उस क्राइटेरिया में चीज़ों को फुलफिल कर लेते हैं, इसके बाद सब्सिडी को कम किया जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आप कह रहे हैं कि देखिए, इससे लाभार्थियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है कि हर इकाई में कुल प्रोत्साहन यानी कि जो प्रोत्साहन पूंजीगत व्यय, परिचालन व्यय सब्सिडी यानी कि बड़ी इकाइयों के लिए 50 करोड़ रुपए और छोटी इकाइयों के लिए 25 करोड़ रुपए का यहाँ पर समग्र सेवा के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत परिचालन व्यय सब्सिडी की सीमा क्रमशः 10 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्या था वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर इसका उद्देश्य याद रखना है और इनकी जो स्पेसिफिक टाइम लाइन है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट का क्या जो इस योजना के तहत क्या है कि निर्दिष्ट सीमा के भीतर जो प्रोडक्शन है उसको शुरू करने के लिए जो संयंत्र है, मशीनें हैं, उससे संबंधित जो उपकरण है, इक्विपमेंट्स है, संबंधित उपयोगिता पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी दी जाएगी, जिसके बाद सब्सिडी में कमी लागू होगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। अब देखिए, अगला टॉपिक क्या है कि राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? तो वो आपका बिहार में किया गया है, बस इतना ही याद रखना है। इसके अंतर्गत इतना खास कोई भी टॉपिक नहीं है, बस एक टैगलाइन है, उसको याद रखना है आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना, ठीक है, ये रिपोर्ट लाई गई है, प्रणाली प्लस UDISE प्लस रिपोर्ट लाई गई है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, यानी कि स्कूली और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ये देश के सभी मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं उसमें वार्षिक यानी कि ईयरली रूप से डाटा लेकर वन नेशन वन डाटाबेस पर ये आधार बनाती है, ठीक है? इस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आगे समझते हैं, ठीक है? कौन किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे यहाँ पर हम मेन समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है? इस रिपोर्ट पर 24, 25, हाँ ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं, जैसे इस रिपोर्ट के आरंभ किए जाने पर हम देखेंगे जब शुरुआत हुई थी, ये रिपोर्ट जब आई थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि किसी शैक्षणिक आप देखेंगे वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ हो गई। जब ये रिपोर्ट आई इसके बाद ये देखा गया डाटा से कि भाई अब शिक्षकों की संख्या देश में 1 करोड़ प्लस हो चुकी है, ठीक है? अगर इसमें शिक्षकों की संख्या देखें तो 2022-23 के कंपैरिजन में 24-25 के दौरान शिक्षकों की संख्या क्या हुई? 6.7% से वृद्धि हुई है, घटा नहीं है, वृद्धि हुई है। ये तो रही ओवरऑल टीचर्स की बात। अगर इसमें महिला टीचर की बात करें तो महिला शिक्षक 2024-25 में उनका प्रतिनिधित्व भी वृद्धि हुई है और हम देखेंगे शिक्षक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 54.2% हो गई है। अब कितनी? 54.2%, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें कुछ चीज़ों की बात करें जैसे कि इसके अनुसार जैसे फाउंडेशनल यानी कि जो मूलभूत है, ठीक है, प्रिम्परेटरी जो है प्रारंभिक
प्राथमिक हैं, मिडिल यानी कि मध्य है और सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक स्तरों पर छात्र शिक्षक जो रेशियो है वो क्रमशः कितना हो गया, 10, 13, 17, 21 है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो 2020 के अनुसार वो लगभग 1:30 के अनुपात में अब सुधार हुआ है। मतलब इतने बच्चों पे इतना शिक्षक आपको दिखाई देंगे, यानी कि शिक्षकों में वृद्धि हुई है, ये रिपोर्ट आपको ये बताती है। क्यों? आप देखेंगे ड्रॉप आउट की स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे देश में देखने को मिलती है। तो ये भी इन आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2024-25 में विगत 2 वर्षों पिछले 2 वर्षों में जैसे 22-23 और 23-24 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो ये कैटेगरीज दी गई जैसे प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों पर स्कूल छोड़ने की ड्रॉप आउट की दरों में थोड़ी सी कमी हमें अब दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि वर्ष 2024-25 में कंप्यूटर युक्त स्कूलों की संख्या 2023-24 में 57.2% थी, जिसके कंपैरिजन में अब बढ़कर 64.7% हो गई। यानी कि अगर हम 2024-25 में कंप्यूटर बेस्ड जो स्कूल है उनकी संख्या देखें तो कितनी हो गई है, 64.7 हो गई है। यहाँ पर मैंने इसको स्टार लगाया। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक जगह देखेंगे कि स्कूलों में आप देखते हैं कि कंप्यूटर के लैब्स काफ़ी बढ़ गए हैं, इंक्रीज हुआ है, 64.7% हो गया, जो पहले 57.2% था लास्ट ईयर में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्कूलों के भी प्रतिशत में वृद्धि हुई है। जैसे 2023-24 में 55.9% था, लेकिन अब कंपैरेटिवली 63.5% हो गया। लेकिन एक चीज़ सोचिएगा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। यहाँ देखेंगे कि जो 2023-24 में कंप्यूटर युक्त जो स्कूल हैं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 6.7% की वृद्धि हुई है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्कूल हैं उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 63.5% की। यानी कि -1% की वृद्धि जो है, घटाव जो है देखा जाएगा कि इंटरनेट वाले जो जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है वो 63.5 है, लेकिन कंप्यूटर जो उपलब्ध है स्कूलों में 64.7 है। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा मुहैया नहीं हुई है। यहाँ तक स्पष्ट है, यानी कि इंटरनेट की सुविधा मुहैया नहीं हुई है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसको हम आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2023-24 में यहाँ पर कुछ है कि लड़कियों का नामांकन की बात करें तो 23-24 में 48.1% था, जिसकी तुलना में अब 24-25 में 48.3% हो गया है रेशियो। ठीक है, अब इस टॉपिक को ना ऐसे हवा में नहीं पढ़ना है, बुक के साथ पढ़िए, वरना जो PDF दे रही हूँ उसके साथ पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर क्योंकि इसको स्किप नहीं करना है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, मतलब आप उससे भाग ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन मोबिलिटी पहल का जो है उद्घाटन किया गया है, गुजरात के हंसलपुर में उद्घाटन किया गया है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनने में, जैसा कि मैंने कहा, हमारा पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है अब। ठीक है, तो इस दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण पहल है। ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड में साझा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और यहाँ पर हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के निर्माण की शुरुआत की बात की गई। यानी कि आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने सुजुकी के पहले भारत निर्मित वैश्विक राजनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन जिसका नाम है ई विटारा का उद्घाटन भी किया गया। आप देखेंगे सुजुकी जो ब्रांड है उनके मालिक का नाम सुजुकी ही है। उनको भी किसी जो है उसे पद्म भूषण वगैरह से आप देखेंगे नवाजा गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा, जब हम यह व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो उसमें नाम आएगा उनका। ठीक है, तो उनके द्वारा भारत में पहला जो है ई विटारा का उद्घाटन किया गया। ये बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है। ई से समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है। यानी कि जो हमेशा देखिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में फ़र्क है। मेड इन इंडिया आप समझेंगे कि भारत के द्वारा जो है बनी हुई चीज़ है, भारत की सीमा के अंतर्गत पर भारतीयों के द्वारा बनाई गई चीज़ों के पे निर्भरता जो है वो आपको आत्मनिर्भर बनाएगी। लेकिन अगर आप मेक इन इंडिया की बात करें, यानी कि बाहर से आई हुई, देखिए ये रहा आपका प्यारा भारत, ठीक है, ये रहा आपका इंडिया। अगर बाहर से कोई फॉरेन कंपनीज जो इंटरनेशनल कंपनीज है यहाँ पर आके अपना फैक्ट्री डालती है और निर्माण करती, तो ये मेक इन इंडिया है। तो इसमें क्या है, आप कितना भी आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी फिर भी इन कंपनीज पर तो रहेगी। अब अगर ये बोरिया बिस्तर बांध के चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मेड इन इंडिया पूरी तरह से, ये सेंटेंस में ये वर्ड मत
मत भूलिएगा, पूर्णतः, क्योंकि यही से सेंटेंस बनता है और हम गलती करते हैं। पूर्णतः मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके ये वाहन पूर्णतः जो है मेड इन इंडिया वाहन है, जिसे 100 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। तो अभी तक हम आयात की स्थिति में रहते थे, जब हम अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, तो भाई हम निर्यात करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी तो ग्रो करेगी ना। क्योंकि जब हम सिर्फ, समझिए ना, जैसे मान लीजिए 100 चीज़ें हैं, इसमें से 80 चीज़ें हम सिर्फ बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन 20 चीज़ें ही बेच रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ नहीं रुकेगी, हमारा घाटा नहीं है यहाँ पर। समझिए, हमारी अर्थव्यवस्था में घाटा नहीं है। ये जो 80 रुपीज़ का आपको दिखाई दे रहा है, या तो बैलेंसिंग हो, इतना बड़ा रेशियो का गैप कहीं ना कहीं घाटा ही दिखाता है, ठीक है। इसके बाद उल्लेखनीय क्या है कि पिछले एक दशक में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में लगभग 500% की वृद्धि भी दर्ज हुई है। कैसे? आप देखेंगे कितनी चीज़ें जो है, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, लोगों ने बढ़ना जो कंजप्शन शुरू कर दिया। जैसे 2014 के कंपैरिजन में मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में 2700% की वृद्धि हुई है। क्यों? आप नॉर्मली अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, खुद को भी अगर देखेंगे कभी कभार, तो 1 से 2 फ़ोन तो हर व्यक्ति नॉर्मली रख लेता है। आप देखेंगे घर में बुजुर्ग हो गए या बड़े हो गए, भाई बहन हो गए जो हमसे बड़े हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे 1 या 2 फ़ोन या 3 फ़ोन ज़्यादातर लोग लगते हैं। तो कंजप्शन 2700% बढ़ा है, ठीक है। पिछले देखेंगे एक दशक में डिफेंस के प्रोडक्शन में लगभग 200% की ही वृद्धि देखी गई है यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये जो ग्रीन मोबिलिटी पहल है, बेसिकली ये आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इन इंडिया भारत की बात यहाँ पर कर रहे हैं, कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में जो हम आत्मनिर्भर भारत होने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इसका एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया ई विटारा के रूप में, ठीक है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। व्यापक मॉड्यूलर जो सर्वेक्षण है शिक्षा का, उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। शिक्षा के बारे में एक और चीज़ यहाँ पर कही गई है कि ये जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है NSS, ठीक है, इसमें 80वें दौर में CMM एजुकेशन सर्वेक्षण विशेष रूप से स्कूली शिक्षा में प्रेजेंट टाइम में नामांकित जो छात्र हैं उनमें घरेलू खर्च पर कितना केंद्रित है, यानी कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस पर पूरे साल, उनकी पढ़ाई पर पूरी साल कितना खर्च किया जाता है प्राइवेट सेक्शन में, और फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच का जो एक फासला है वो देखते हैं क्या है, शहरी स्तर पर भी और ग्रामीण स्तर पर भी। जैसे कि सर्वे के अनुसार कह रहे हैं कि देश के प्रेजेंट टाइम में जो स्कूली शिक्षा में जो नामांकित कुल छात्र हैं वो 55.9% है, ठीक है। और इसका ये 59.5% का हिस्सा क्या है, सरकारी स्कूलों में जो बच्चों का एडमिशन है वो 55.9% है, ठीक है, पूरे देश में ओवरऑल। अगर हम इसी को ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो ये संख्या शहरी क्षेत्रों से 30.1% की तुलना में ज़्यादा है। यानी कि सरकारी स्कूलों में जो ओवरऑल बात करें तो 55.9% बच्चों की हिस्सेदारी है, उनका नामांकन है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सरकारी स्कूलों में नामांकन है, वो कितना है, शहरों के क्षेत्र में 30.1% है, ठीक है। जहाँ पर 2/3 66.0% छात्र जो हैं पढ़ते हैं, 66 छात्र जो हैं पढ़ते हैं यहाँ पर। और देश भर में निजी और गैर सहायता प्राप्त जो स्कूल में पढ़ने वालों को यहाँ पर इतने प्रतिशत है, ठीक है। मतलब कि जो निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30.9% का हिस्सा है। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे केवल 26.7% छात्रों ने पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान किया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो लगभग 26.5% बच्चे हैं जिन्होंने जो पूरा सिलेबस लिया है उसका भुगतान किया है। जबकि जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें पढ़ने वाले लोगों ने 95.7% छात्रों के पाठ्यक्रम का शुल्क का भुगतान किया है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, 26.7%, वहीं आप 95.7% का ये फासला आप देखिए प्राइवेट और इसमें गवर्नमेंट स्कूल के यहाँ पर शुल्क का भुगतान करने के, पाठ्यक्रम के शुल्क का भुगतान, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बाद ये देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं ये शूट जो कर रही हूँ तब तक टाइम हो जाएगा आपकी क्लास को अपलोड करने का। तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं इसके विषय में, है ना। नहीं तो थोड़ा पढ़ा के फिर इसको पार्ट 2 में और पार्ट 3 में फिर हम कन्वर्ट करेंगे और क्या। बट ये कि टाइमली चीज़ें चली जाएं, और इसको मैं थोड़ा सा, और आज पहला दिन था तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये लेक्चर तो 1 आवर का होगा लेकिन चीज़ें थोड़ी सी और बतानी थी इसमें। खैर, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो इतना प्रतिशत सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम का भुगतान क्या है। सरकारी स्कूलों में चालू शैक्षणिक वर्ष में यानी कि पूरे 1 ईयर के दौरान स्कूली शिक्षा पर परिवारों के द्वारा कितना औसतन प्रति छात्र व्यय किया गया है, 286 मतलब 2800
₹863 का अनुमान लगाया गया। वहीं अगर गैर सरकारी स्कूलों में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ₹25,000 लगभग पूरे सालाना खर्च किया जाता है एक बच्चे पर, ठीक है। अब इसी के बाद शहरी क्षेत्रों में देखेंगे जो पाठ्यक्रम है उसका शुल्क पर औसतन व्यय कितना किया जाता है। शहरों में ₹15,143 अनुमानित है शहरों में, ठीक है। इसके बाद जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यही खर्च कितना किया जाता है एजुकेशन पर, 3,979 रुपये, 73,979, ठीक है। ये आंकड़ा थोड़ा-सा हमें याद रखना है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि देश में स्कूली शिक्षा पर खर्च करने वाले छात्रों में से 95% जो छात्र हैं उनका वित्त पोषण का पहला प्रमुख स्रोत, जैसे जो स्कूल में स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं उनमें जो खर्च किया जाता है, तो पहली प्रायोरिटी जिसको फाइनेंस करता है, जो व्यक्ति फाइनेंस करता है, पहला प्रायोरिटाइज कौन होता है? परिवार या फिर कोई अन्य सदस्य होते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी 95% ऐसे बच्चे जिनकी एजुकेशन उनके परिवार के द्वारा वित्त पोषण की जाती है। वहीं अगर देखेंगे ये प्रवृत्ति ग्रामीण में अलग है और शहरों में जो है समान रूप से थोड़ी-सी देखी गई है। भारत में 1.2% छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्तियाँ स्कूली शिक्षा के लिए मिलती है। यानी कि भारत में आप देख रहे हैं सिर्फ 1.2% छात्रों को ही छात्रवृत्तियाँ मिलती है। तो कितना निम्न दर है, आप इसको समझिए। मतलब पूरा का जो भार है वो परिवार पर ही आता है। तो ड्रॉप आउट जैसी स्थिति तो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जो भाई सक्षम नहीं है 2 वक़्त की रोटी खाने में, वो विद्यालय थोड़ी ना भेजेगा बच्चे को शिक्षा देने के लिए, ठीक है। और भेजते भी हैं तो मिड डे मील जैसी जो प्रोग्राम है उनको मद्देनज़र रखे हुए भेजा होता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बाद कह रहे हैं ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनिमय दर की जो यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। विनिमय दर की जो बात की जा रही है, आइए उसको देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। ये स्पोर्ट्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पर, जैसे ई स्पोर्ट्स जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर मनी के बारे में आप देखेंगे, जो मनी गेम्स होते हैं, इसको समझिए। मनी गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें पैसे का इस प्रकार से लेन देन होता है कि भैया ₹75 का ये कूपन खरीदिए और आप करोड़पति बन जाइए, इस प्रकार से। इस तरह की गैम्बलिंग जो होती है उससे बचने के लिए यहाँ पर कुछ अधिनियम एक्ट लाया गया है 2025 में। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, इसके अनुसार यहाँ पर क्या चीज़ें कही गई, जो हाईलाइट है उसको पढ़ना है। जैसे कि ऑनलाइन मनी गेम जो है, इसकी परिभाषा में सभी खेल आते हैं। कौन कौन से खेल, अब डेफिनेशन समझिए कि मनी खेल की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में है क्या। जैसे कि कौशल सौभाग्य स्किल चैलेंज, या फिर दोनों का तत्व हो उसमें, यानी कि दोनों के मिश्रण हो, दोनों के कंपोनेंट्स हो उसमें। और ये जो है अन्य दावा या लगाकर वापसी में आर्थिक लाभ की अपेक्षा करते हैं, यानी कि स्किल भी दे रहे हैं हम, उसमें वापसी मतलब पैसा लगाएं और फिर बाद में वापस में और पैसे की अपेक्षा करते हैं। दूसरा है इसमें क्रेडिट, कॉइन्स, टोकन आदि जो धन में परिवर्तनीय हो सम्मिलित होता है। कानून देखेंगे 3 प्रकार के निषेध को निर्धारित करता है यहाँ पर। जैसे अगर कोई व्यक्ति, ये तो क्राइटेरिया ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा के 3 डेफिनेशंस को यहाँ पर बताएगी कि एक्चुअल यहाँ पर जो ऑनलाइन मनी गेम है वो किस प्रकार से, मतलब अगर हम कूपन दे रहे हैं तो, या फिर हम क्रेडिट कार्ड से, या फिर हम देखें कॉइन्स के थ्रू, टोकन के थ्रू हमने भाई पैसे डाले, हमने खेला, अब उसके बदले में थोड़ा मिल गया, बस बात खत्म। यहाँ ज़्यादा के दावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कानून क्या है, 3 प्रकार की चीज़ों पर निषेध लगाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम या ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा में पेशकश ऑफर नहीं करेगा, धारा 5 के अंतर्गत। यानी कि अगर वो ऐसा करता है तो आप देखेंगे 3 वर्ष का कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर फिर से वो ये सारी चीज़ें करता है धारा 5 के अंतर्गत कि चलो कोई बात नहीं, हमने 1 करोड़ का जुर्माना भर दिया, फिर कर लेते, नहीं। अगर वो फिर से करता है तो फिर से उसको 3 से 5 वर्ष का कारावास होगा। वही जुर्माना फिर से इसको 1 से 2 करोड़ रुपए तक का देने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वही धारा 6 क्या कहती है कि कोई व्यक्ति ऐसे खेलों का विज्ञापन किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक सहित किसी भी माध्यम से नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो 50 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा यहाँ पर दी जा सकती है, ठीक है। इस अधिनियम में आप देखेंगे इस कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान या व्यक्ति ऐसे खेलों के लेन देन, फंड और ऑथराइजेशन के सुविधा नहीं देगा, धारा 7 कहती है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हाईलाइट करके पढ़ना है। अपनी किताब में पढ़ेंगे तो और स्पष्ट रूप से और समझ में जब मैं बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यही सारी चीज़ें जो क्राइटेरिया मैंने बताया, 50 लाख, 1 करोड़ और जेल की सुविधा जो व्यवस्था है वो उसके अंतर्गत दी गई है। इन्फोर्समेंट से जुड़े अगर हम देखें, प्रवर्तन से जुड़े कुछ प्रोविजन है, जैसे कि
संज्ञेय और गैर जमानती स्थिति में केवल धारा 5 और धारा 7 के अपराधों पर लागू होगी, धारा 6 में नहीं, क्योंकि ऐसे खेलों का विज्ञापन किसी भी माध्यम के से नहीं करेगा। तो विज्ञापन पे लिए इतना सख्त रूल नहीं दिए गए हैं इसमें, लेकिन अगर इस प्रकार से चीज़ें देखी जाए तो धारा 5 और धारा 7 के अंतर्गत उन्हें अपराध की श्रेणी में अपराधों पर जो है अपराधी पर इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद ई स्पोर्ट्स की परिभाषा भी राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के द्वारा दी गई है। इसको देख लेते हैं, ई स्पोर्ट्स क्या है। ई स्पोर्ट्स इसी का ही एक रूप देखेंगे कि ई स्पोर्ट्स बहु खेल आयोजन के भाग के रूप में खेला जाएगा ये, और इससे व्यक्तियों और टीमों के माध्यम से संगठित प्रतियोगिताएं होंगी। खेल का परिणाम खिलाड़ी के कौशल पर निर्भर होगा। इसके तहत जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और पंजीकरण, इसके लिए क्या करना होगा, जो प्रतियोगिता हो रही होगी इसके लिए पंजीकरण और प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, और प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार भी मिल सकता है। क्लियर है यहाँ पर, मतलब जैसा आपका परफॉर्मेंस होएगा उस प्रकार से आपको परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर देखिए, अगला क्या है कि राष्ट्रीय खेल शासन, दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, इसको हटा के दिखाती हूँ। मेन मुद्दा तो यही था ना कि दिखता नहीं है इसमें ना क्लियरली। अच्छा, इस टॉपिक को थोड़ा जब हम राष्ट्रीय खेल नीति को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम है, ये अधिनियम न केवल भारतीयों की खेल जगत की दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा, बल्कि देश की वर्ष 2036 की जो ओलंपिक की संभावित मेजबानी भी तैयार करेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इस अधिनियम की धारा 3 में कुछ 4 राष्ट्रीय खेल निकायों के बारे में स्थापना का प्रावधान किया गया, जैसे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो अधिनियम बनाया गया है, इस अधिनियम में कार्यकारी समितियों की जो स्ट्रक्चर है, यानी कि कौन किसके अंतर्गत कैसे काम कराएगा, उनका स्ट्रक्चर का आमूलचूल परिवर्तन भी, थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया जो ये समितियां बनाई जाएंगी, जो संघ बनाए जाएंगे, अब इसमें क्या होगा, अधिकतम 15 सदस्यों की समिति होगी, और इसमें कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे। मतलब ट्रांसपेरेंसी को और थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी को और अच्छा करने के लिए इन्होंने कहा 2 उत्कृष्ट अच्छे खिलाड़ी होंगे। पता चले हम उसका वहाँ पर उनको नियुक्त कर दे रहे हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है समिति के सदस्यों को, तो उसको महत्व नहीं दे पाते हैं। तो जो वो 15 सदस्यों की जो समिति बनेगी, उसमें 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे, 2 एथलीट समिति के होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, और कम से कम 4 महिलाओं का सदस्य होना भी अनिवार्य होगा। कुछ आयु सीमा के लिए भी इन्होंने नियम लागू किए। भाई खेल की बात हो रही तो आयु सीमा के लिए भी कुछ नियम लागू किए ही जाएंगे, जैसे कि अधिकतम 25 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक की आयु को निर्धारित किया गया है यहाँ पर। और अंतर्राष्ट्रीय चार्टर की अनुमति के होने पर 70 से 75 वर्ष के व्यक्ति को भी पूर्ण कार्यकाल के लिए भी चुनाव लड़ सकता है वो। ठीक है, तो 70 से 75 इंटरनेशनल चार्टर की अनुमति के अनुसार अगर हम इस स्तर पर देखें तो अपने स्तर पर तो 25 से 70 वर्ष की आयु निर्धारित यहाँ पर की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड इस अधिनियम की एक रीढ़ होगी, जिसके तहत यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा, और सदस्यों वाले इस निकाय के पास व्यापक शक्तियां होंगी। तो ये खेल बोर्ड जो है बनाया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक विधिक निकाय होगा जो दिल्ली के मुख्यालय के साथ इसमें बनाया जाएगा। उसे अपने जो प्रोविजंस है उसके अधीन रहते हुए संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार भी होगा, और उसे किसी भी वाद करने या वाद झेलने की क्षमता भी प्राप्त होगी। ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, यहीं पर ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि धारा 17 के तहत राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक होगा क्या, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण होगा। ठीक है, इसके बाद इस अधिनियम की धारा जो है 27 में भारत, भारतीय और राष्ट्रीय शब्दों के उपयोग पर सख्त नियंत्रण भी लगाया गया है कि जो है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप वहाँ नहीं कर सकते। अगर देखें तो इस अधिनियम में भारत को वर्ष 2036 तक ओलंपिक की संभावित मेजबानी के लिए आवश्यक गवर्नेंस का ढांचा भी मिलेगा। ठीक है, और आप अगर देखें तो टॉप 10 में ओलंपिक फिनिश का लक्ष्य क्या रखा गया है, 2047 तक टॉप 5 की महत्वाकांक्षा इस कानूनी सुधार में पूरी हो सकती है। 2047 तक अगर आप देखेंगे तो भारत की जीडीपी का भी एक लक्ष्य रखा गया है कि इतना हम हासिल कर लेंगे। तो वो कितना, लगभग आपका $30 ट्रिलियन की बात की गई है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इकोनॉमी का भी 2047 में भी इसका जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है,
इसके भारतीय पत्तन अधिनियम में हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा-सा चीज़ों को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है कि देश के सभी बंदरगाह, जितने भी पोर्ट्स हैं देश के, ठीक है? उनका संचालन, उनका प्रबंधन, ठीक है? मैनेजमेंट, उनका सुरक्षा संरक्षण, पर्यावरणीय अनुपालन और डाटा आधारित शासन को एक आधुनिक समन्वित ढांचे में लाना है। और इस अधिनियम को जो है औपनिवेशिक भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया, यानी कि पहले 1908 में लाया गया था, अब वापस से 2025 में इसको जो है लाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इंपॉर्टेंट एक चीज और है, किसके द्वारा की गई है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यूपीपीएससी में इस प्रकार के स्टेटमेंट से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। स्पष्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर समुद्री राज्य विकास परिषद एकीकृत पत्तन विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी संबंध सलाह देनी होगी। इस परिषद के अंतर्गत देखें, जो परिषद बनाई जा रही है, ये परिषद की जो स्थापना की जाएगी, समुद्र राज्य विकास परिषद, इसके अंतर्गत अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री करेंगे इस परिषद की अध्यक्षता, ठीक है। अधिनियम क्या है, इसमें राज्य समुद्री बोर्डों को वैधानिक मान्यता देता है और जहां बोर्ड स्थापित नहीं है वहां 6 माह का गठन का प्रावधान भी करता है, यानी कि जहां पर इस प्रकार का बोर्ड नहीं है तो 6 मंथ्स के लिए इसका गठन करने का प्रावधान भी वहां पर दिया गया है, ठीक है। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे कुछ है तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक पोत परिवहन, इसमें हम थोड़ा सा बस देख लेते हैं, इसके बाद हम इसमें बढ़ते हैं। हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म करेंगे ताकि आप टाइमली इस वीडियो को देख सकें, और इसके बाद मेरा रात को लाइव 8 बजे भी है, उसके लिए भी चीज़ें जो है थोड़ा बनाना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हम कर चुके हैं। इसके बाद वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025 की क्या बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत थोड़ा सा 1-2 लाइनें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बस उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो है पूरी व्यवस्था, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम जो लाया गया है, ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 का स्थान लेगा, ठीक है। 1958 का 2025 जो परिवहन पोत परिवहन अधिनियम आया वो इसका स्थान लेगा, ठीक है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड और समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे वो देख लेना है। जैसे 6 संसद सदस्य, जिनमें से 4 लोकसभा सदस्य होंगे, थोड़ा सा बस देख लेना है। 16 से ज़्यादा ऐसी संख्या के अन्य सदस्य जिनमें से कम 4 महिलाएं होंगी, तो टोटल 16 सदस्य होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जिसमें से कम 4 महिलाएं होना उसमें अनिवार्य होगा। और इस अधिनियम को केंद्र सरकार को समुद्री प्रशासन का महानिदेशक नियुक्त करने के लिए अधिकार भी देता है। तो बेसिकली जो 1958 में जो आया था वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, उसको रिप्लेस करके अब यहाँ पर इसको लाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद भारत सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम के तहत परियोजनाओं को जो मंजूरी दी गई है, इसमें आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। बाकी चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। जैसे कि भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से क्या किया है, सेमीकंडक्टर का निर्माण, उनकी पैकेजिंग, डिज़ाइन, वैश्विक स्तर का इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में लगातार प्रगति ही की है, ठीक है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया कि 4 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति देकर स्वीकृत इकाइयों की संख्या 10 और राज्यों की संख्या 6 कर दी है, ठीक है। इनकी स्वीकृति इकाइयों की संख्या 10 और राज्यों की संख्या 6 कर दी है, यानी कि लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं यहाँ पर शामिल की गई। इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाना, जैसे फैब, OSAT, ये इस तरह की 10 जो है इसमें जो है संख्या आपको मिलेगी टोटल। जैसे OSAT हो गया, ATMP हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इन 4 जो नई स्वीकृति 4 परियोजना है वो इस प्रकार से, जैसे पहले 6 थी, ठीक है, फिर प्लस 4 को और एड ऑन कर दिया गया, तो 4 अब जो एड ऑन की गई है परियोजना है वो जैसे 6M है आपका, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक है, एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, तो इन चारों को इसमें एड ऑन किया गया है अब, ठीक है। पहले से ऑलरेडी 6 थी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऊपर समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर मेन चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ देखते हैं। जैसे 6M जो है SIC SEM और 3D ग्लास का जो प्लांट है वो उड़ीसा में लगाया गया है। तो कौन सा प्लांट कहाँ लगाया गया ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SICM उड़ीसा में और 3D ग्लास का प्लांट भी उड़ीसा में लगाया गया है। वहीं CDIL का जो है पंजाब में और ASIP का आंध्र प्रदेश में ये प्लांट लगाया गया है, ठीक है। उड़ीसा के इन्फो वैली में, अब कहाँ उड़ीसा में लगाया गया, लेकिन उड़ीसा के भी तो पर्टिकुलर एरिया में लगाया गया होगा, तो उड़ीसा के इन्फो वैली में सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, आधारित कंपाउंड सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित की गई है। और ये देश का पहला
वाणिज्यिक कंपाउंड फैब होगा, वाणिज्यिक कंपाउंड पहला होगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एडवांस सिस्टम इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी को जो है आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की इकाई स्थापित करेगा, जिसका तकनीकी सहयोग दक्षिण कोरिया की APACT को लिमिटेड के साथ होगा। तो यहाँ पर याद रखना दक्षिण कोरिया की इस प्रकार की को लिमिटेड एजेंसी है जिसके साथ ही वहाँ पर सहयोग लेंगे, ठीक है। ये भारत का पहला 3nm ठीक है, यानी कि देखेंगे 3nm चिप डिज़ाइन केंद्र है। पहले 7nm था, ठीक है, इसके बाद 5nm था, इसके बाद 3nm एक नई सीमा तय की गई है, ठीक है। तो पहले 7 और 5nm था, अब नई सीमा जो तय की गई है वो है 3nm की, ठीक है, नैनोमीटर। क्लियर है। 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ कौन कौन सी हैं हमने देखा अभी, जैसे कि 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ कौन कौन सी थी। जैसे यूपी की अगर हम बात करें, जैसे 2 गुजरात में है, ठीक है, 2 गुजरात में, जैसे माइक्रो ATMP ये भी गुजरात में है, ठीक है, 2 गुजरात में है। टाटा PSMC ये भी गुजरात में है, और ये तीसरी 4 गुजरात में है। इसके बाद GS जो रेनेसास स्टार ऑसेट है ये भी गुजरात में, 2 ऑसेट जो सेमिकॉन है गुजरात में है, यानी कि टोटल 4 सेमीकंडक्टर जो इकाइयाँ वो गुजरात में है। इसके बाद आप देखेंगे एक असम में है और एक उत्तर प्रदेश में, जो HCL फॉक्सकॉन जो JV है वो आपके उत्तर प्रदेश जेवर में है। तो आपके यूपी के लिहाज से बस इतना याद रखना है कि यूपी में कौन सी है बेसिकली, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया अगर 2025 की बात करें तो ये जो है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ था। उसका मुख्य थीम क्या है इसको याद रखना, विषय क्या था, किस पर्पज से इसको लाया गया है, तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस 2025 की ये विषय है, इसका थीम है, याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो कोई भी चीज़ अभी तक नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना अगर किसी चीज़ को समझने में असुविधा हो, ठीक है। कोशिश की गई है कि समझ ही आए, बाकी देखते हैं अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं थोड़ा सा, लखनऊ मेट्रो का परियोजना चरण V पूरा हो गया, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा बस ये कि ये जो है कितने किलोमीटर का खंड है जो 12 स्टेशनों को पूरा करेगा, और ये पर्यटक स्थल जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर, रूमी दरवाज़ा, व्यावसायिक केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्य स्थल, इन सबको यहाँ पर जो है देखा गया है। यानी कि चरण V1 जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए मंजूरी दी गई है रेल परियोजना को, मेट्रो रेल परियोजना को। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि इसके साथ पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले जो हिस्से हैं उनको भी जोड़ते हुए शहर के मेट्रो नेटवर्क को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएगा, बस इतना याद रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक, ठीक है। जन उपवाद संशोधन बिल आया है, बेसिकली ये बिल है, विधेयक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जन विश्वास विधेयक 2025 जो है यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। और 18 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे सेलेक्ट कमेटी को संदर्भित करेगा, अगले सत्र में पहले दिन की रिपोर्ट देनी है इसको, और इतना कुछ खास इसमें है नहीं, तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद एक्सिन, नोकिया, सिस्को और क्वालकॉम संग BSNL की ऐतिहासिक साझेदारी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, BSNL है, इसने 11 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक और सिस्को सिस्टम और नोकिया सॉल्यूशन, ये 3 जो है आप देखेंगे नेटवर्क है यहाँ पर, इन इंडिया का प्राइवेट लिमिटेड के साथ 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, ताकि दूर संचार कौशल विकास के एक नए चरण की शुरुआत की जा सके, ठीक है। तो यहाँ याद रखने लायक चीज़ें क्या हैं कि समझौतों के माध्यम से BRAIT जबलपुर में 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन शिक्षण, नेटवर्किंग, डिजिटल तकनीकों में उन्नत प्रशिक्षण जो है चलाया जाएगा ताकि सब इससे रूबरू हो सके। एरिक्सन इंडिया VRBRAITT में 5G सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर हैंड्स ऑन 5G प्रशिक्षण और एरिक्सन एजुकेट प्रोग्राम के अंतर्गत ऑनलाइन मॉड्यूल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कुछ इसमें बचता है तो पीछे हम उसको देख लेते हैं, पीछे पेज पर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ये भी है, एटॉनल जल विद्युत थोड़ी परियोजना है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। आइए फिर इसके बाद आज के हम इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। कल के पार्ट में हम काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि चीज़ों को कवर करें, और अगर पार्ट 2 में नहीं होता है तो हम पार्ट 3 लेकिन हम कवर ज़रूर कराएंगे, दैट्स माई प्रॉमिस। और सुबह 10 बजे तो आपको करंट अफेयर्स के MCQs बेस्ड क्लासेस मिल ही रही हैं, जिसमें हम इसी घटना चक्र का जो आई दृष्टि है उस पर बेस्ड MCQs है। एटॉलन जल विद्युत परियोजना जो है ये आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी में, कहाँ पर, दिबांग घाटी में जो 2 नदियां हैं ड्री और टंगोन,
तालों नदियों में प्रस्तावित एक बड़ी रन ऑफ द रिवर योजना है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी में जो 2 नदियाँ कौन सी हैं? ड्री और टंगोन, ये याद रखना है। वहाँ पर रन ऑफ द रिवर जो है योजना लाई जा रही है और ये परियोजना ड्री और टंगोन नदियों पर आधारित रहेगी, बेस्ड रहेगी और इनके जल को सुरंगों से मोड़कर एक साझा भूमिगत विद्युत ग्रह तक पहुंचाने का प्रावधान करती है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके पीछे का मकसद क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तातो 2 जो है जल विद्युत परियोजना, वो क्या है? तो इसमें इसकी परियोजना का स्थापित जो क्षमता है 700 मेगावाट है और ये 2,738.08 मिलियन यूनिट यानी कि MU ऊर्जा का उत्पादन भी करेगी। ये भी 12 अगस्त 2025 को आप देखेंगे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश की शी योमी जिले में तातो 2 जल विद्युत परियोजना को निर्माण के लिए कुछ इतने जो है राशि आवंटित की थी, उसके लिए इनको मंजूरी दी थी निवेश करने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बेंगलुरु मेट्रो की लाइन की बात है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। और स्किल इंडिया की 10वीं वर्षगांठ, इसको हम कल कवर करेंगे, नहीं तो ये फिर क्या है ना कि इतना कुछ इसमें स्किल इंडिया में है भी नहीं। वर्ड स्किल डे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन कल कर लेंगे। स्किल इंडिया वाले में तो है, लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा ये हिमाचल और ये वो थोड़े से कुछ पेजेस हैं जो पार्ट 1 में आज पढ़ाने थे, लेकिन अगर मैं पढ़ाऊंगी तो ये टाइमली पहुंच नहीं पाएगा वीडियो। तो मेरा मकसद है टाइमली पहुंच जाए, क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ है तो टाइमली पहुंचना ज़रूरी है। तो इसको हम कल के पार्ट में कवर करेंगे। और भी कुछ, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता रही थी। जैसे क्या हुआ था कि कुछ टॉपिक आपके ना आज, जैसे मैं ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 21 से लेके पेज नंबर मैंने 20 जो है 29 तक, ठीक है, 29 तक मैंने कवर किया है। तो बीच के 3 पेजेस ऐसे हैं जो मैंने अभी वहाँ से शुरू करते हुए, यानी कि अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? आपका शुरू करेंगे पेज नंबर 29, नहीं एक्समो नहीं, हम पे शुरू करेंगे आपका पेज नंबर 30 से। ठीक है, कल हम पेज नंबर 30 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे की काफ़ी चीज़ों को उसमें कवर किया जा सके, मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इसमें कवर किया जा सके, कोशिश रहेगी। बाकी कल का कल देखते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर जो है समाप्त करेंगे और समाप्ति से के साथ मैं आप सबसे अपेक्षा करती हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है संकल्प से सफलता, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शाम रात को 8 बजे जो लाइव क्लासेस आती है उसको तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं आप आकर। यूपीएससी यूपीपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, मेंस को भी ध्यान में रखते हुए। इसके बाद ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको यहाँ पर फॉलो करें, सारे अपडेट्स आपको अवेलेबल होंगे करंट अफेयर्स संबंधित जो भी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है संकल्प से सफलता, इसको ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर अभी जो मैंने पढ़ा है कल इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, या फिर मैं सोच रही हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ाने के बाद ही मैं PDF दूँ, नहीं तो फिर आप अगर उसको पहले से पढ़ने की कोशिश करेंगे समझ नहीं आएगा तो आप गिव अप कर देंगे। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा हो जाएगा आपका पार्ट 1 पार्ट 2, अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 3, वरना पार्ट 1 पार्ट 2 में हो जाएगा। फिर इसको मर्ज करके फिर मैं आपको एक दिन और ये प्रोवाइड कर दूंगी। तो कोशिश ये कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर ना हो, क्योंकि वो प्रेशराइज फील करते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। शाम को 5 बजे ये मंडे टू सैटरडे आपको रोज़ प्रोग्राम मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर से। ठीक है।